पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ और ये जो एग्ज़ाम था ये 2 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या होगा? यानी आप दिल्ली से पहले कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, मतलब इसको एक क्रम से सीक्वेंस से लगाना है। तो देखिए ऑप्शन पे सबसे पहले नज़र डालते हैं, ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए अगर हम सबसे पहले देखते हैं पहले ऑप्शन को यानी ए नंबर को, तो भोपाल सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ग्वालियर। यानी दिल्ली से कहाँ पहुँचेंगे? पहले ग्वालियर पहुँचेंगे, फिर भोपाल पहुँचेंगे, फिर नागपुर पहुँचेंगे, फिर विजयवाड़ा पहुँचेंगे, फिर चेन्नई पहुँचेंगे और अंत में कहाँ पहुँचेंगे? तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी हम पहुँचेंगे। बी ऑप्शन पे अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले ग्वालियर, ठीक है, इसके बाद नागपुर, नहीं ग्वालियर के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? भोपाल पहुँचेंगे। यानी ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। फिर देखिए सबसे पहले कहाँ? भोपाल, फिर ग्वालियर, सबसे पहले कहाँ? भोपाल। तो क्या सबसे पहले भोपाल? दिल्ली से जब आप चलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? ग्वालियर, फिर भोपाल मिलेगा। थर्ड ऑप्शन पे देखें, भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा। तो जब आप चलेंगे तो सबसे पहले भोपाल मिलेगा, सबसे पहले ग्वालियर मिलेगा, फिर भोपाल मिलेगा, फिर नागपुर मिलेगा। यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले ग्वालियर, फिर भोपाल, फिर नागपुर, फिर विजयवाड़ा, फिर चेन्नई, तब आप कहाँ पहुँचेंगे? तिरुवनंतपुरम पहुँचेंगे। अगले ऑप्शन की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। तो भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा गया सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। क्या इतनी तेजी से ये कर पाएंगे? आप इमारत के बाहर दौड़ पाएंगे? तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी अभ्यास करवाएंगे। ये तो हो नहीं सकता है, अभ्यास से क्या कर सकते हैं आप? फिर डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और लास्ट में एक खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। क्या करेंगे? खिड़कियों के समीप जाकर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सीट या डेस्क के नीचे हम क्या कर देंगे? बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की एक कलाकारी बहुत पसंद है। यहाँ की मतलब जो एक आर्ट फेमस है, वो कौन सा आर्ट फेमस है? कलमकारी आर्ट फेमस है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में हमने और भी पिछली क्लास में पढ़ा है, जो पिछले प्रैक्टिस सेट में, कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली कौन थी? पीवी सिंधु। और उनके जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर इडली, चटनी, चावल और सांभर बहुत खाया जाता है। तो ये भी एक्स्ट्रा जानकारी आप अपने पास रखिए। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश। तो अभी हमने पढ़ा जो आंध्र प्रदेश की कलमकारी है, यहाँ पर क्या होता है? प्राकृतिक रंग, गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। यानी जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कलमकारी, ये राइट आंसर होगा। और कलमकारी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की है। और जबकि मधुबनी कहाँ पर की है? बिहार की है। इसके पहले जो 2 प्रैक्टिस सेट हमने पढ़े वहाँ पर हमने किसके बारे में जाना था? मधुबनी के बारे में जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो आपको पहली बात तो नीरज चोपड़ा के बारे में पता होना चाहिए कि कौन है नीरज चोपड़ा। तो आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। क्या किया था? गोल्ड मेडल। और कितनी मीटर थी? 87.58 मीटर भाला फेंक में। जो नीरज चोपड़ा हैं ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं?
ये हरियाणा के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के। अब देखिए हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में क्या सांभर खाया जाएगा? सांभर तो दक्षिण का फूड है ना, इसीलिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का। हम पहले जो हमको लगता है कि ये नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट करेंगे। सांभर वाला हटा दीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर भी सांभर लिखा है, इसको भी हटाइए। यहाँ पर टैपिकोआ का संबंध केरल से है, तो ये देखिए ये ऑप्शन आपके 3 एलिमिनेट हो गए। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी रोटी, दाल, राजमा और आलू का पराठा, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। मान लो आपके घर में आप पानी की बोतल लाएं, उसके बाद उस पानी की बोतल का उपयोग करने लगें, आप उसमें फ्रिज में पानी रखते हैं अपनी, और उसके बाद मान लो बोतल का यूज़ तेल भरने के लिए, कड़वा तेल भरने के लिए करते हैं, या पेंट वगैरह भी उसी में भर के रख सकते हैं। तो आप उसका क्या कर रहे हैं? क्या आप उसका रिसाइकलिंग कर रहे हैं? क्या पुनर्चक्रण कर रहे हैं? ये तो कर नहीं रहे हैं। क्या कम कर रहे हैं कि बोतल लाना आप बंद कर रहे हैं कि हमें आज से बोतल इस्तेमाल ही नहीं करनी है? पुनः प्रयोग में लाने का काम कर रहे हैं, यानी आप उस बोतल को है फेंक नहीं रहे हैं, उसका आप यूज में ला रहे हैं, उसका बार बार उपयोग कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीयूजिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा समूह वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उपजता है? वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उपजता है, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर भी हम एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले धान, गेहूँ, जई, मान लीजिए इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो देखिए गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, तो इनके समूह में पत्ता गोभी आ ही नहीं सकती, ऐसे हटाइए। आलू, गुलाब और गन्ना, आलू तना है, गन्ना तना है, तो गुलाब क्या कर रहा? इसको भी हटा दीजिए। अब गेहूँ, गन्ना, चावल, गेहूँ, गन्ना, चावल, तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधों का कौन सा समूह वनस्पति पौधे की अंश का उपजता है? अच्छा, वनस्पति पौधे की अंश का उपजता है, तो हमें यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलू, गुलाब और गन्ना, ये जो समूह है ये वनस्पति पौधों का अंश है। आलू एक तना होता है, गुलाब क्या होता है? झाड़ीदार कटीला पुष्पी पौधा है, और गन्ना भी क्या है? पौधा है। इनमें क्या होता है? इनकी जो गांठें होती हैं उनमें कलियां होती हैं और जो नए पौधों को जन्म देती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो एक ही भाग से, पौधे के एक ही भाग से किसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, सेब, आलू, टमाटर, गन्ना। अब देखिए आलू और गन्ना तो तना है, क्या टमाटर का तना है? नहीं है, हटा दीजिए। पालक, अदरक, गन्ना, गन्ना फिर यहाँ तना आ गया, हटा दीजिए। गन्ना, आलू, अदरक, कमल डंठल, और नीचे आइए। पालक, पत्ता गोभी, जीरा, आलू आ गया, आलू तना है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? गन्ना, आलू, अदरक और कमल का डंठल, ये सभी क्या है? तना का समूह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी के अभिभावक हैं और बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है, ए और डी के बीच क्या संबंध है ये बताना है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आइए समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कहा गया है ए जो है वो बी के अभिभावक हैं, यानी या तो माता हो सकती है, ए क्या हो सकता है? बी का या तो माता होगा या पिता होगा, तो ये बी है और बी का संबंध किससे है? ए से है, तो ए मान लीजिए या तो माता होगा, एक मिनट फिर से देखिए, ये मान लीजिए हमने मान लिया बी, ये बी है और बी के ऊपर कौन होगा? या तो माता पिता, तो मान लीजिए ए माता है या पिता है, अभी हमें नहीं, लिंग का निर्धारण अभी नहीं पता है। बी सी के पिता हैं, जो बी हैं वो सी के पिता हैं, यानी बी क्या है? मेल है, और सी के पिता हैं, बी कौन है? सी का पिता है, ठीक है।
डी जो है वो बी की पत्नी है। डी कौन है? बी की पत्नी, तो ये डी है। डी क्या हो गई? पत्नी, और बी क्या है? पिता, यानी सी के बी पिता है और डी माता है। आगे क्या बोल रहा? ए और डी के बीच क्या संबंध है? ए और डी के बीच क्या संबंध है? ए और डी के बीच क्या संबंध है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और डी के बीच क्या संबंध है? तो देखिए, बी का कोई ना कोई अभिभावक है ऊपर, ए कोई ना कोई अभिभावक है, तो और डी का संबंध पूछ रहा, तो ए से डी का क्या संबंध होगा? क्योंकि ए का जो बेटा है वो बी और बी की धर्मपत्नी डी है, तो यानी सास और वधू का कुछ ना कुछ रिलेशन बच रहा है, यानी सास और बहू का। तो ए का डी से जो संबंध होगा, तो डी क्या होगी? डी जो होगी वो क्या होगी? पुत्र वधू होगी। डी क्या होगी? डॉटर होगी, यानी पुत्र वधू होगी। तो ए का जो संबंध डी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? देखिए, क्या सूरजमुखी का यूज पशु ज़्यादा करते हैं? देखो, नारियल तो छू ही नहीं सकते हैं पशु, छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। इसके बाद सूरजमुखी, आम का जो फैलाव होता है ये अधिकांशतः पशुओं के द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, चिड़ियों के उस समूह को पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती है। तो आइए देखिए, भोजन संबंधी आदतें देखनी है, ठीक है। मोर जो होता है तो ये मांसाहारी भी होता है, लेकिन तोता तो पूरा शाकाहारी होता है, हटा दीजिए। कौवा, तोता, यहाँ से भी तोता हट जाएगा क्योंकि बाकी एक साथ मेल नहीं खा रहे हैं। उल्लू, बाज, चील, कोयल भी मांसाहारी नहीं होती है, तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उल्लू, बाज, चील, ये सभी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा कर रही। कौन से त्योहार? फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार। उसके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई के संबंध में त्योहारों का समूह कौन सा होगा? यानी फसलों से रिलेटेड होना चाहिए जो भी त्योहार हो। तो देखिए, सबसे पहले गणेश चतुर्थी हटा दीजिए, बी में देखिए गणेश चतुर्थी फसल का तो है नहीं। दिवाली फसल से संबंधित नहीं है। नवरात्र फसल से संबंधित नहीं। बच्चा क्या? पहला ऑप्शन बचा ना, बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी, ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब फसल के त्यौहार हैं। किससे संबंधित हैं? ये सब फसल के त्यौहार हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आप पश्चिम घाट के पर्वतीय स्थलों में के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। देखिए, पश्चिम घाट के बारे में पहले आप जान लो क्या होते हैं पश्चिम घाट। ये मान लीजिए भारत का मैप है। ये किसका मैप है? भारत का। फील करिए, भारत का मैप है। तो ये वाला जो घाट होगा, ये वाला इलाका, ये पूरा इलाका किस में आएगा? ये पूरा इलाका आएगा पश्चिमी घाट में आएगा। किस में आएगा? पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आएंगे इसके बारे में बताइए। गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा और केरल आएगा। फिर से गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, वहीं पर गोवा, उसके नीचे कर्नाटक और लास्ट में केरल। तो ये जो है ये पश्चिमी घाट में के अंतर्गत जो राज्य हैं आएंगे। अब ऑप्शन देखिए, बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा। अब गोवा में कौन से पर्वत पाए जाते हैं? हमको आप बताइए। मुंबई में कौन से पर्वत पाए जाते हैं? ऐसे कट करिए, ऑप्शन को उठाइए सिर्फ। इसके बाद जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में भूल जाइए। अब सी और डी हमारे पास ऑप्शन बचे हैं।
अब हमें विशाखापट्टनम के बारे में बात करनी है, तो विशाखापट्टनम में भी पहाड़ वगैरह नहीं पाए जाते हैं, यहाँ से हटा दीजिए। बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी, ये सभी क्या है? जो ऊटी है ये हिल स्टेशन है, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। महाबलेश्वर भी है, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में है, सॉरी मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी यहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कौन सा जोड़ा सही है? गुलाब क्या वृक्ष होता है? तो गुलाब का तो पौधा होता है ना, गलत। करेला की क्या बेल होती है? अभी रुक जाइए। गुलाब क्या जड़ी बूटी बनती है? नहीं, तुलसी होता तो मान लेते जड़ी बूटी बनती है। करेला क्या झाड़ी होती है? कहाँ झाड़ी में करेला उगता है? घर में आप गमला लगाइए, उसमें करेले के बीज डालिए और फिर देखिए आप कि वो बेल के रूप में ऊपर चढ़ेगी। कौन? करेला। तो करेला किसका रूप है? बेल का रूप है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्न में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम है? तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गाय की बात हो रही, भैंस की बात हो रही और भेड़ की। गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है और भेड़ भी दूध देता है। ठीक है, 3 उठाइए। क्या कुत्ता दूध देता है? हटा दीजिए। बिल्ली दूध देती है? हटा दीजिए। मतलब हम किसका दूध लेते हैं? बकरी का भी दूध यूज़ किया जाता है कि नहीं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? ध्यान देना, नहीं के बारे में बताना है। कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? वे शीत जलवायु में, साइबेरियन का मतलब ही होता है कि रसिया का जो ठंडा इलाका है, और जब ठंडा इलाका है तो वो शीत जलवायु में प्रवेश तो वैसे ही करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, क्या ये सही होगा कि वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। वे अपने आवासों में अलग से क्यों रहेंगे भाई? खुद सोचिए, क्या वे अपने आवासों में अलग से अकेले में रहते हैं? मतलब उनका कोई अलग ही रूम होता है क्या? यानी ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं, पूरा ऑप्शन पढ़िए। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत ही कम संख्या हो रही है, ये भी सही है। यानी पर्यावरण को संरक्षण करना, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। गलत कौन सा है? सी। तो गलत वाले गलत हो जाए, सही वाले गलत हो जाएंगे और गलत वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि हमें बताना था कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसलिए वे अपने आवासों में अलग में अकेले में रहते हैं, ये गलत होगा। 16 नंबर, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? जो हमारी रेटिंग स्केल होती है उसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाता है बताइए। तो हमारी जो रेटिंग तकनीक होती है ना, उस रेटिंग तकनीक के द्वारा हम जितने भी शिक्षार्थी होते हैं, यानी जो भी विद्यार्थी होते हैं, हम उनका क्या करते हैं? अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली, मतलब बच्चे को शिक्षण अधिगम को आपको जोड़ना है, बच्चे को शिक्षण अधिगम से जोड़ना है, तो सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होगी? क्या ये होगी कि आप उसको की पाठ्य पुस्तक का पाठन कराएं? जहाँ पर पाठ्य पुस्तक की बात की जाए कक्षा 1 से 5 के बीच, तुरंत उस ऑप्शन को आप कट कर दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को आप पाठ्य पुस्तक से क्या ज्ञान करा सकते हैं? दूसरा, शिक्षक द्वारा व्याख्या तो दे ही नहीं सकते हैं। इसके बाद शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करके ये भी नहीं होगा। सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा किस्से कहानियाँ सुना के। बच्चों को यही तो पसंद होता है कि जो उनके शिक्षक हों उनको किस्से कहानियाँ के द्वारा सुनाएं और उनके मन में एक अलग प्रकार का इंटरेस्ट जागृत हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा
पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, हमें निगेटिव ढूंढना है, रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्रम से निर्धारण मापनी यानी ये है। इसके बाद वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन अभिलेख वर्णन करेंगे, ये भी है। पोर्टफोलियो ये भी है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है ये रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट देकर अपने जो आंसर दे रहे होते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा आप जब कमेंट करिए तो आप उस क्वेश्चन का नंबर भी लिखिए कि किस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट कर रहे हैं। 19 नंबर, सुनीता ने अपने विद्यालय को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया। सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में जो समृद्ध वनस्पतियां हैं और जीवों के बारे में पढ़ाया। फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को क्या मदद मिली बताइए। क्या उन्हें मौज मस्ती करने का मौका मिला? मौज मस्ती क्यों कराएंगे भाई, उनको पढ़ाना है ना, उनको ज्ञान अर्जित कराना है, उनकी क्रिएटिविटी कौशल को बढ़ाना है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। और आगे बढ़िए, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया है। यानी एनसीएफ 2009 में ये साफ साफ कहा गया है कि बच्चों को के अनुभवों को तवज्जो दी जाए, बच्चे को जो पढ़ाई कराई जाए वो उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाई जाए, और शिक्षक ने यही कार्य किया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र कर रहा है। किसकी? कि जितने भी राज्य हैं उनमें क्या क्या खाना बनाया जाता है जब उनके यहाँ त्यौहार होते हैं, उसकी जानकारी एकत्रित कर रहा है, प्रदर्शित करने के लिए परियोजना देता है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य हो सकता है? जो शिक्षक ने कहा कि आप सैंपल लाइए कि किस राज्य में त्योहारों के टाइम में क्या क्या भोजन बनते हैं। तो क्या देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानने की बात हो रही कि ये क्या आप बता सकते हैं कि देश का सबसे लोकप्रिय भोजन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना। बच्चों से कहना बच्चों जाओ आज सांभर खा के आओ, कल मोमोज खा के आओ, क्या ऐसी चीज़ें करवाएंगे आप? अगला, देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड रख के क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड रख के क्या करेंगे व्यंजनों का? कोई फ़ायदा होगा रिकॉर्ड रख के? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला, हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को पता चले। तो ये जो होगा ऑप्शन सबसे राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार किसके बारे में? पर्यावरण अध्ययन विषय के बारे में प्रदर्शनी आयोजित की गई है। और क्या उद्देश्य हो सकता है? माता पिता को संतुष्ट करना उद्देश्य हो सकता है, प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए, शिक्षार्थियों के रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, या भविष्य के करियर विकल्पों को। क्या भविष्य के करियर? बच्चों में जब इतनी समझ आ जाएगी तब वो अपने हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों में क्या करना है? क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का क्या किया गया है? एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित। देखिए, इंटीग्रेटेड के बारे में आपने पिछले में भी पढ़ा है, ये है। प्रोसेस तो होता ही है, ये भी है। और कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ये भी है। क्या नहीं है? निरंकुश। तो हमको क्या बताना है कि कौन संबंधित नहीं है पर्यावरण उपागम से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निरंकुश जो है ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उपागम से संबंधित नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? प्रदर्शनी विधि का विकास होगा,
मन मस्तिष्क के पक्ष का विकास करना है, प्रदर्शन के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, एकीकृत विधि के द्वारा या पोस्टर विधि के द्वारा? किसके द्वारा अच्छे से विकास होगा आप बताइए कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर होगा यानी एकीकृत विधि के द्वारा उस पक्ष का मनो प्रेरक पक्ष का क्या होगा? विकास होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बच्चे के पूर्व अनुभव पर। जहाँ पर बच्चे के पूर्व अनुभव को साझा किया जाए वो विकल्प हमेशा से सही होगा। संसाधनों की उपलब्धता पर, विद्यालय में दर्शन पर, ये तो हटा ही दीजिए, बच्चों की जरूरतों पर। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर जो 24 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा और ऑप्शन नंबर डी होगा, बच्चों की जरूरतों पर। यानी ए बी डी। अब ए बी डी किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तो यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा है चार्ट बनाना, प्रोजेक्टर, स्थानीय संसाधन या शिक्षक ज्ञान। क्या सबसे उपयोगी होगा? तो देखिए, अगर आप पर्यावरण की कक्षा में हैं तो सबसे अच्छा जो कोई भी एग्जाम्पल होगा वो स्थानीय संसाधन, यानी आसपास के बारे में बच्चों को ऐसे उदाहरण दे के समझाया जाए जिससे बच्चे को उसको पढ़ने में अधिक रुचि हो। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी स्थानीय संसाधन का यूज़ करके हमको बच्चे को पढ़ाना है। ना तो चार्ट का यूज़ करना है, ना प्रोजेक्टर का और ना ही शिक्षक के ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? एन ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया, क्यों दिखाया गया? सोचिए क्यों दिखाया गया होगा। विद्यार्थियों के ये देखिए थोड़ा सा इसको चलिए ठीक है। विद्यार्थियों की टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों के निर्णय के कौशल को विकसित करना, ये कोई आंसर ही नहीं है। या रेलवे के बारे में अवगत कराना, वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। सबसे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? अच्छी याददाश्त बच्चों में विकसित होती है, या पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति, या रटना? ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? बच्चों में क्या विकसित होगा अगर आप ईवीएस की कक्षा में पढ़ा रहे हैं? कि उनकी अच्छी याददाश्त, ये तो हो ही नहीं। पहचानना, ये भी गलत है। रटना, ये भी गलत है। करके सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ये बच्चों में विकसित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग यानी कहानी वाचन एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण होगा? यह पाठ विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है। दूसरा, यह विद्यार्थी में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने का मदद करती है, या विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए, अगर आप कहानी पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सोचेगा कि उसमें जो भी व्यक्तियों का यूज़ किया जा रहा है या कहानी के द्वारा जिस चीज़ों को भी समझाया जा रहा है, बच्चे उस कहानी में अपने आप को पात्र अगर बना रहा है तो बच्चे को वो समझने में बेहद ही क्या होगी? आसानी होगी। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ पा रहा है, ये सबसे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। बैल कैसे चल रहा? लड़खड़ा कर। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करती है ताकि वे ध्यान ले जा सके। किस पर ध्यान ले जा सके? बैलों की उपयोगिता पर। बैल लड़खड़ा रहा, किस बात की उपयोगिता? बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए, पर अब तो इसका यूज ही कम हो गया है। या फिर भारी बोझ ढोने पर पशुओं के शोषण पर, कि किस प्रकार से पशु का शोषण किया जा रहा है, ये दिखाने का प्रयास कर रही। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी की ओर भी बढ़ते हैं, दोनों बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए। ये कोई ऑप्शन राइट नहीं हुआ, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेत करते हैं किस पर? बच्चों को क्या पता है उस पर, बच्चों की याद करने की क्षमता पर, बच्चा क्या जानना चाहते हैं, या शिक्षक की सक्षमता पर। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो बच्चे यहाँ पर, अगर बच्चा पूछ रहा है तो यानी बच्चा कुछ ना कुछ जानना चाहता है, इसीलिए तो प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे क्या जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।